हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो आज से शुरू हो जाएगा इस चैप्टर का मेन पार्ट, मेन टॉपिक। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड करने के लिए बहुत से बेसिस या रेफरेंस पॉइंट लिए गए थे। सिमेट्री, सीलोम, जर्मिनल लेयर्स, एम्ब्रियोनिक लेयर भी जिसको हमने कहा था, नोटोकोड, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे डिफरेंट बेसिस को यूज कर रहे थे हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाइड करने के लिए। उन बेसिस के रेफरेंस से ही हम लोगों ने एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको शो किया गया है ये ग्राफ, और इस चार्ट में हमें दिख रहा है कि एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है सब किंगडम, प्रोटोजुआ और यूमेटाजुआ। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को ये चार्ट याद नहीं रखना है, ये एक्स्ट्रा कंटेंट है। सब किंगडम, प्रोटोजुआ, ये पुराने समय की क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात है। उस समय में एनिमल किंगडम में यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर दोनों ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया था। तो मैं आपको बात करूं, प्रोटोजुआ जो है उनको प्रिमिटिव, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जुआ मतलब एनिमल, प्रिमिटिव एनिमल्स का ग्रुप कहा गया था। और इनके अंदर अमीबा, पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स आते थे, और ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते थे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते थे। जितने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स थे एनिमल किंगडम में, उन सबको हमने यूमेटाजुआ में डाला था। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि प्रोटोजुआ नाम का पूरा ग्रुप जो है वो आज एनिमल किंगडम का हिस्सा नहीं है। ये पूरा सब किंगडम हमें नहीं यहाँ पर याद रखना है, इसका कोई कंसर्न ही हमें नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में, क्योंकि अब ये प्रोटोजुआ जो है वो प्रोटिस्टा का हिस्सा है। हाँ, यूमेटाजुआ जो है वो मिजोजुआ, पैराजुआ और एंटेरोजुआ ऐसे दो ग्रुप में डिवाइडेड है, जिसमें मिजोजुआ में पोरिफेरा है, एंटेरोजुआ में ग्रेट रेडिएटा बाइलेटरिया है, रेडिएटा में रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म, बाइलेटरिया में बाइलेटरल सिमेट्री दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म से। और डिवीजन प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया, और उसमें देखिए एसिलोमेट्स, सिलोमेट्स, सुडोसिलोमेट्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, फिलहाल हमें इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से कोई कंसर्न नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है जिससे आपको ये पता चले कि पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोटोजुआ को भी एनिमल किंगडम में इंक्लूड करता था। नए सिस्टम के हिसाब से आर.एच. विटेकर ने कहा कि कोई भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हो, वो एनिमल, प्लांट किंगडम का या फंगी किंगडम का हिस्सा नहीं हो सकता। उसे आपको डेफिनेटली रखना पड़ेगा, और रखना ही पड़ेगा, मजबूरी के साथ रखना पड़ेगा, पर रखना पड़ेगा आपको प्रोटिस्टा में। कोई भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसी और किंगडम का हिस्सा नहीं हो सकता। वो प्रोटिस्टा की ही पहचान है, वो प्रोटिस्टा में ही इंक्लूड हो सकता है। तो आज प्रोटोजुआ प्रोटिस्टा का हिस्सा है, पुराने समय में प्रोटोजुआ एनिमल किंगडम का पार्ट थे। हमें ये पूरा जो चार्ट है वो एक्चुअल में याद नहीं रखना है, तो मैंने यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन के लिए इस चार्ट को रखा है। चलिए जल्दी से मूव करते हैं हमारे चैप्टर की एक्चुअल जो शुरुआत है वहाँ। और हमारा सबसे पहला ग्रुप है, सबसे पहली एनिमल कैटेगरी है, सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल किंगडम का, पोरीफेरा मतलब कि स्पॉन्जिस, जिनका बॉडी स्पंज जैसा है। पोरी मतलब पोर्स, जिनकी बॉडी में छोटे छोटे हॉल्स हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप। मैं आपको बता दूं कि एनिमल किंगडम में कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर इंक्लूडेड नहीं है। हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे मल्टी सेल्यूलर ही होंगे। ओनली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इनटू एनिमल किंगडम अकॉर्डिंग टू द रिसेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो कह सकते हैं कि अगर पोरीफेरा की शुरुआत हमने सबसे पहले की है, तो एनिमल किंगडम के सबसे बेसिक, सबसे लोअर ग्रेड के सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स है उनका ग्रुप है पोरीफेरा। एनिमल किंगडम में सबसे बेसिक, सबसे लोअर ग्रेड का, सबसे इंफीरियर माना गया है पोरीफेरा को, स्पॉन्जिस को, इसलिए हमने सबसे पहले उनसे ही शुरुआत की। हम लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। इवोल्यूशन के हिसाब से जो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप इस अर्थ पे पहले आया था, उस हिसाब से हम उनको पढ़ेंगे। तो पोरीफेरा एनिमल किंगडम में इवोल्यूशन के वक्त सबसे पहले बने हैं, उसी के बाद बाकी सारे फाइलम धीरे धीरे। तो ये है फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जिस। हम सब जानते हैं कि
किंगडम, फाइलम में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हैबिटाट, ये ऑर्गेनिजम्स पाए कहाँ जाते हैं? तो इन ऑर्गेनिजम्स का घर है, ये मरीन ऑर्गेनिजम्स है जनरली, जिसका मतलब है कि मेजोरिटी केस में मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म ओशन में पाए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल ही ओशन में ही आपको मिलेंगे। ऐसी भी कुछ स्पॉन्जीज है जो फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है, पर मेजोरिटी केस में ये मराइन होते हैं, ओशन में पाए जाते हैं। इनकी सिमेट्री कैसी है? अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो बिल्कुल ही एसिमेट्रिकल है। तो पोरीफेरा ग्रुप के जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो एसिमेट्रिकल है। कोई भी एंगल, कोई भी प्लेन, कोई भी एक्सिस से कट करने की कोशिश करो, इन ऑर्गेनिज्म को आप दो इक्वल हाफ्स में, दो आइडेंटिकल टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम पढ़ पाए हैं। मैंने आपको बताया था जब हमने सबसे पहला बेस पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सबसे पहला बेस था हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनिजम्स वही ऑर्गेनिज्म है जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको शो कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत सारे सेल्स, और इवन इन ऑर्गेनिज्म की साइज भी काफी बड़ी होती है, आप इनको नेकेड आई से देख भी सकते हैं। सेल्स तो बहुत सारे हैं, पर आपस में जुड़ के सिंक्रोनाइज्ड होके यूनाइट होके टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अगर सेल्स टिश्यू नहीं बना पाते हैं तो उनका लेवल सेल्यूलर लेवल ही कहलाया जाएगा। तो ये ऑर्गेनिजम्स अपने लेबर को, अपनी मेहनत को, अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस को कह सकते हैं कि बॉडी के लिए ज़रूरी नेसेसिटी में जो फंक्शंस होते हैं, जो प्रोसेसेस होती है, उनको टिश्यूज में डिवाइड नहीं कर पाए, या फिर लेबर वर्क जो है उनको टिश्यूज को नहीं दे पाए। सारा काम सेल्स को अकेले करना पड़ रहा है, उनका कोई ग्रुप नहीं बन पाया। आगे चले, डाइजेशन। इनका डाइजेशन इंट्रा सेल्यूलर है, मतलब कि इनका डाइजेशन सेल के अंदर होता है। अब ये इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन किसको कहते हैं? तो यहाँ पर तो आपको एक ही चीज दिखाई, इंट्रा सेल्यूलर, पर इसके लिए और एक वर्ड भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो दोनों वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वर्ड आपको यहाँ याद रखने हैं। ये दोनों टर्मिनोलॉजी इसी लेक्चर से आपको याद रखनी है, वो आगे के टॉपिक्स में भी आती रहेगी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ ह्यूमन से, या ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो भी डाइजेशन होता है, सबसे पहले शुरुआत में हम बात करें तो डाइजेशन की शुरुआत स्टमक से होती है। एक रफ इमेज बना रहा हूँ स्टमक की, और उसके बाद जो खाना है वो आगे जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक रफ इमेज बना लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जो खाना है वो सेल्स के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। स्टमक एक होलो कैविटी है, एक पैसेज है। इस पैसेज के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पैसेज के अंदर हमारा सारा खाना डाइजेस्ट होगा। आप कह सकते हैं कि एक कैविटी होती है, वहां या तो आप होलो स्पेस होती है, वहां पर हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। तो इस तरीके की डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इस तरीके के डाइजेशन के लिए हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर वर्ड यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है। हमने जो भी खाना खाया है वो सेल्स में एंटर नहीं होता, वो एक पैसेज, एक केविटी जो स्टमक के विद इन प्रेजेंट है, जो इंटेस्टाइन के विद इन प्रेजेंट है, वहां पर डाइजेस्ट होता है। उसके बाद ब्लड के जरिए डाइजेस्टेड जो मटेरियल है, डाइजेशन के बाद जो आउटकम निकला, जो रिजल्ट मिला, वो सारी प्रोडक्ट्स फिर ब्लड के जरिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचती है। पर हाँ, डाइजेशन हुआ बॉडी के अंदर एक ऐसे होलो स्पेस कैविटी या ल्यूमेन में जो आया है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब पूरा डाइजेशन सेल के बाहर हुआ। एक्स्ट्रा सेल्यूलर वर्ड यूज कर सकते हो उसके लिए। पर यहाँ पर डाइजेशन करने के लिए हमारी तरह कोई इंटेस्टाइन और स्टमक जैसे ऑर्गन्स नहीं है, इनके पास तो इवन टिश्यूज भी नहीं है। तो ये डाइजेशन कैसे करते हैं? ये जो भी फूड वाटर के जरिए लेते हैं, उन सारे फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने के बाद सेल में पहुंचाने का इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसलिए ये अगर एक सेल है तो जो भी फूड मटेरियल ये गेन करते हैं सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से, वाटर से, वो उनको अपने सेल्स तक पहुंचाना पड़ता है, और सेल के अंदर उन मटेरियल का डाइजेशन होता है। इसलिए हम वर्ड डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर यूज कर रहे हैं, मतलब कि डाइजेशन सेल के अंदर होगा, हमारी तरह इंटेस्टाइन या स्टमक जैसी कैविटी के अंदर नहीं। इनका स्केलेटल सिस्टम कैसा होता है? हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है जैसे बोन्स की वजह से तो हमारी बॉडी को एक परफेक्ट शेप मिला है और प्रोटेक्शन मिला है। हमारे काफी ऑर्गन्स को बोन से प्रोटेक्शन मिलता है। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को एक स्ट्रेंथ और टफनेस देती है, बॉडी को एक शेप देती है।
यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम कैसा है, इनके पास कोई बोन या फिर कार्टिलेज जैसा स्केलेटल सिस्टम नहीं, इनके पास छोटे छोटे फाइबर्स हैं। वो फाइबर्स की वजह से इनके पूरे स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ मिलती है और उन फाइबर्स को स्पेशल यहाँ नाम भी दिया गया है, स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर। वैसे होते तो ये फाइबर्स ही है, पर इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है पोरीफेरा में। इन फाइबर से इनका स्केलेटल बनता है, उन्हीं से इनको एक स्ट्रेंथ मिलती है, इनकी बॉडी को एक स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये हमने फीचर्स देखे, हैबिटाट, सिमेट्री, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेशन और स्केलेटल सिस्टम में। सिर्फ स्केलेटल, मैंने सिस्टम वर्ड पीछे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, इसलिए सिस्टम इसके पीछे नहीं लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। मोस्टली नहीं लिखते हैं, हाँ, पर आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम का मतलब बिल्कुल ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, यहाँ कोई एक और मतलब से सिस्टम लिखा है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी हेल्प से इनकी पूरी बॉडी में वाटर की मूवमेंट होती है, एक ऐसा कह सकते हैं कि टेक्निक या मैकेनिज्म। अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे हॉल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे। उनके लिए वर्ड ऑस्टिया है। पोर्स का मतलब होता है हॉल्स, छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं बॉडी में, उसको ऑस्टिया कहते हैं। और वहां से ही जो वाटर है वो बॉडी में एंटर होता है। मैं आप लोगों को ऑस्टिया दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये है ऑस्टिया, ये ऑस्टिया है। मैं जितने एरो यहाँ बना रहा हूँ वो सारे बॉडी में जो हॉल्स है उनके लिए हम वर्ड ऑस्टिया यूज करेंगे। यहाँ पर देखो आपको दिखाया भी है कि इसको ऑस्टिया कहा जाता है। ये सारे ऑस्टिया है, बॉडी में जो भी आपको हॉल्स दिख रहे हैं ये सारे हॉल्स, तो ये ऑस्टिया के नाम से जाने जाते हैं। और ऑस्टिया मतलब और कुछ नहीं, ऑस्टिया का जनरल मतलब होता है छोटे छोटे पोर्स। इन पोर्स के जरिए ही ये ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग से क्या करते हैं, वाटर को अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो कहाँ से एंटर होता है, वो छोटे छोटे होल्स जो हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनको हमें ऑस्टिया नाम देना है। पानी जाएगा किधर, तो छोटे छोटे हॉल से यहाँ सेंटर में, ये सेंटर में। तो देखिए अब मैं आपको सेंटर दिखा रहा हूं, तो ये जो पूरा सेंटर फिलहाल मैं बनाऊंगा अभी यहाँ पर, ये ऑस्टिया जो है, छोटे छोटे हॉल्स जो है वो वाटर को पहुंचाते हैं स्पॉन्जिस के सेंट्रल कैविटी के अंदर। इनकी बॉडी में सेंटर जहां है, इनकी बॉडी में जहां सेंट्रल पॉइंट है वहां पर एक हॉल है, एक पैसेज है बहुत बड़ा, उसको हम कैविटी कह रहे हैं, और उसी में वाटर पहुंचेगा। पर यहाँ पर उस कैविटी के लिए एक डिफरेंट वर्ड है और वो है स्पॉन्जोसिल। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हम स्पॉन्जोसिल वर्ड यूज करेंगे। एक सेंट्रल कैविटी बॉडी के अंदर आई हुई, तो इस कैविटी के लिए वर्ड यूज होगा स्पॉन्जोसिल। ये कैविटी है सेंट्रल और इसके लिए वर्ड है स्पॉन्जोसिल। तो ये छोटे छोटे होल से गया हुआ पानी इस कैविटी में इकट्ठा होगा, वाटर यहाँ पर इकट्ठा होगा या यहाँ पर आएगा एंटर होने के बाद। उसके बाद उन वाटर में से जो जो मटेरियल हमारे लिए फायदेमंद होगा, मतलब कि स्पॉन्जी के लिए, वो अपने फूड के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो वाटर से फुलफिल करता है, वाटर से आया हुआ फूड मटेरियल वो स्पॉन्जोसेल से ही गेन कर लेता है, फिर वो पानी बाहर निकल जाता है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, जहां से पानी बाहर निकलता है उसको हम ऑस्क्यूलम कहेंगे। तो यहाँ रहा ये जो पैसेज है, ये ऑस्क्यूलम है, देखो ये लिखा भी सही ऑस्क्यूलम। यहाँ से वाटर जो है, एरो आपको दिखा रखा है, बाहर आ जाएगा वापस, इसको ऑस्क्यूलम कहेंगे। तो बॉडी में छोटे छोटे छेद है, उसको ऑस्टिया कहा। सेंटर की कैविटी जहां पानी सबसे पहले एंटर होता है उसको स्पॉन्जोसिल कहा, जहां से बाहर निकलता है उसको हमने ऑस्क्यूलम कहा। तो अब सारी चीज आप पढ़ चुके हैं और वापस एक बार बता देता हूं, आपको याद रखना है। ये जो आपको दिखाया है वो ऑस्टिया है, उसके बाद सेंट्रल कैविटी को हम स्पॉन्जोसिल कहेंगे, ये वो सेंट्रल कैविटी है।
और जहाँ से सब कुछ बाहर निकल जाएगा वापस, उसके लिए हम ऑस्क्यूलम वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये ऑस्क्यूलम है। तो इस तरीके से ये सेकेंड और ये थर्ड, ऑस्टिया से पानी जाएगा स्पॉन्जोसेल में, सेंट्रल कैविटी में रहेगा और फिर वहां से ऑस्क्यूलम के जरिए बाहर। तो वाटर का बहुत बड़ा रोल है। इस तरीके से ये वाटर को अपनी बॉडी में एंटर क्यों करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्यों कर रहे हैं, ऑस्टिया से वाटर का इनर मूवमेंट करवा रहे हैं, फिर बॉडी के अंदर स्पॉन्जोसेल में इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद ऑस्क्यूलम से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाटर ही मीडियम है, वाटर के जरिए ही वाटर ही मीडिएटर बनता है और उसी के जरिए ये अपने फूड मटेरियल को गेन करता है। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, ये जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, वो उनको कहाँ हेल्पफुल होता है, फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए और इवन रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। ना सिर्फ पानी के मीडियम से ये अपना खाना गैदर करते हैं, पर वाटर में डाइल्यूटेड ऑक्सीजन भी इसी सिस्टम के जरिए उनको मिलता है। ये अपने गैस का एक्सचेंज अंदर आए हुए वाटर के जरिए ही करते हैं और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो है उसको यूटिलाइज करने के बाद बने हुए वेस्ट प्रोडक्ट को, कचरे को ये रिमूव करते हैं इसी वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो इनमें बहुत सारे वर्क है, आपको फंक्शन दिखाए हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। इन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अंदर की तरफ कोएनोसाइट्स और पोलर सेल्स नाम के सेल्स होते हैं, जो स्पॉन्जोसेल या तो कैनाल को कवर करते हैं या तो लाइन करते हैं। मैं आपको वो भी दिखा दूं, यहाँ पर आपको पूरा लेयर दिखाया है, किसी ने क्रैकर्स रखे हो वैसा येलो कलर से। तो ये जो आपको क्रैकर्स जैसे लेयर्स दिख रहे हैं, जिसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखा है किसी ने मोमबत्ती या कैंडल रखा हो या क्रैकर्स जला के रख दिए हो। इसके ऊपर देखो ऐसा थ्रेड भी है और ऐसे बहुत से इनके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनके लिए वर्ड हम यूज करेंगे कोएनोसाइट्स और कोलर सेल्स। मैं आपको बता दूं ये सेल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, वैसे यहाँ दी तो नहीं है, पर इन सेल्स में ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी मूवमेंट के जरिए ही ये वाटर को पुश करते हैं और ऑस्क्यूलम के जरिए धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम, स्पॉन्जोसेल्स और कोएनोसाइट्स और कोलर सेल्स। ये सारे वर्ड्स याद रखने बहुत जरूरी है, आप मिस करेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये बॉडी फीचर्स देख लिया और सबसे लास्ट में हम लोग ऑलवेज मूव करते हैं टुवर्ड्स द रिप्रोडक्शन। तो अब बात करेंगे सेक्सुअलिटी की। लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे, आप इनको ना मेल कह पाएंगे ना फीमेल कह पाएंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स मेल भी है और फीमेल भी है। जब एक ही ऑर्गेनिज्म मेल भी होता है और फीमेल भी होता है तब उनको बाइसेक्सुअल कहा जाता है, पर हम लोग एनिमल के लिए एक डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, और वो है हर्मेफ्रोडाइट। मैं आपको बता दूं, आपको बाइसेक्सुअल वर्ड यूज नहीं करना है। कुछ टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते इस वर्ड को, वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप लोग क्या लिखें, हर्मेफ्रोडाइट वर्ड लिखें। अर्थवर्म की बॉडी में ओवरी भी होती है और टेस्टिस भी होता है, तो वो भी बाइसेक्सुअल है, पर उसके लिए भी वर्ड हर्मेफ्रोडाइट यूज किया जाता है। तो इनमें भी मेल और फीमेल सेपरेट नहीं है ह्यूमंस की तरह, ये हर्मेफ्रोडाइट टाइप का ऑर्गेनिज्म है। इनके एग और स्पर्म जो है वो एक ही बॉडी से प्रोड्यूस हो गए, हमारी तरह नहीं कि ओवम फीमेल प्रोड्यूस करेगी, स्पर्म्स मेल करेंगे। अब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल है तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही स्पर्म और ओवम मतलब कि एग दोनों प्रोड्यूस करेगा। रिप्रोडक्शन कैसा है इनका, तो इनका रिप्रोडक्शन अगर आप देखें तो स्पॉन्जिस एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी करती है फ्रेगमेंटेशन के जरिए। जैसे मैं यहाँ पर एक स्पॉन्जी बनाता हूँ छोटी सी, अगर इस स्पॉन्जी में से कोई छोटा सा टुकड़ा या पीस अगर मानो टूट जाता है इतना सा, तो उनसे एक नई स्पॉन्जी का फॉर्मेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं कि बॉडी का छोटा सा पीस भी अगर टूट जाता है उससे पूरी नई बॉडी फॉर्म होती है। ये फीचर मोस्टली प्लांट किंगडम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। पर लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म में नेचर ने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि हमारी एक उंगली टूट गई तो उस एक उंगली से पूरा एक नया इंसान बनेगा।
5 उंगलियां तोड़ डालेंगे हम लोग तो 5 उंगलियों से 5 नए इंसान बनेंगे, ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, जो मेंटली रिटार्ड होते हैं, जो मतलब नॉर्मल नहीं है, उन बच्चों से अपने पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा ही लव और अफेक्शन होता है, क्योंकि वो डिपेंडेड है अपने पेरेंट्स के ऊपर। लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म है, उनके साथ भी वैसा है। जैसे छोटे बच्चों को पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही केयर करते हैं बड़ों के कंपैरिजन में, क्योंकि वो भी छोटे हैं, उनकी केयर की ज़रूरत है। वैसे ही लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिज्म जो है, उनको कुछ ज़्यादा ही केयर मिली है नेचर की, क्योंकि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, उनको बाहर से बहुत ज़्यादा खतरा है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। इस वजह से नेचर ने कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज उनको दिए हैं, और उनमें से एक फ्रेगमेंटेशन है। बाकी हमें कहाँ फ्रेगमेंटेशन की फैसिलिटी मिली है, और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत डेवलप है। हम बहुत हाई लेवल की कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस शो कर रहे हैं। हम तो डोमिनेटिंग है। ये फैसिलिटी, एक्स्ट्रा प्रिविलेज ऑलवेज लोअर ग्रेड के ऑर्गेनिजम्स को ही मिलते हैं। तो ये बात की हमने रिप्रोडक्शन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखने को डेफिनेटली मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते ही ये लोग गैमेट्स का फॉर्मेशन करके इनमें स्पर्म बनेंगे, इनमें ओवम बनेगा। तो देखिए, इनमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। एक ही ऑर्गेनिज्म एग और स्पर्म दोनों को प्रोड्यूस करेगा। पर मैं आपको बता दूं, ये फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ होगी? इंटरनल। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एग और स्पर्म जो दोनों हैं, उनका फ्यूजन ह्यूमंस की तरह बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के बाहर नहीं। ये लोग वाटर में नहीं छोड़ देते, जैसे फ्रॉग की तरह इसने अपने स्पर्म और ओवम को पानी में नहीं छोड़ा है। ये बॉडी के अंदर, अपनी ही बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवम को फ्यूज करवाते हैं। तो इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन इंटरनल। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है, ये एक नया वर्ड है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जब इनके बेबी फॉर्म होते तो बेबी, इनके जो शेप आपको फिगर में दिख रहा है वैसे बिल्कुल नहीं होते, ऐसे लावा शेप के होते, थ्रेड जैसे। तो लावा स्टेज आएगा, इसका मतलब ये होगा कि बेबी मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी का मतलब है आउटर लुक, आउटर अपीयरेंस, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अपने पेरेंट्स से काफ़ी डिफरेंट है। कोई भी इस छोटे से लावा को देख के ये नहीं बता पाएगा कि ये लावा जो है वो इनके बेबी होंगे, ये स्पॉन्जिस के। किसी तरीके से कुछ भी देखो, इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इतने पेरेंट्स से नहीं मिल रहा। इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये लावा फिर क्या करेंगे? ये लावा न्यूट्रिशन लेंगे, नरिशमेंट लेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे, और जब वो मैच्योर होंगे तब वो अपने पेरेंट जैसे बन जाएंगे। जिनके ऑफस्प्रिंग्स, प्रोजेनी या तो बेबीज अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते बर्थ के बाद, उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट फुलफिल करके या कंप्लीट करके अपने पेरेंट जैसा लुक क्रिएट करते हैं, उनके लिए वर्ड हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट रखेंगे। कैटरपिलर में भी सेम वैसा होता है। जो कैटरपिलर्स बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है, बटरफ्लाई सीधा बटरफ्लाई के फॉर्म में बर्थ नहीं लेता, वो पहले कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर फिर बड़ी होती है, कोकून बनती है, और फिर कहीं जाके उसमें से बटरफ्लाई निकलता है। वो भी एक तरीके का इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट में ह्यूमन याद रख लीजिए, इनडायरेक्ट में आप बटरफ्लाई याद रख लीजिए। ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन सीधा बर्थ देता है बेबी को, और वो बेबी एग्जैक्टली उसी के जैसा दिखता है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा साइज में छोटा होगा, बाकी एग्जैक्ट सिमिलर दिखेगा जैसे उसके पेरेंट्स है। शेप, स्ट्रक्चर वगैरह कोई भी उसके बेबी को देख के बता सकता है कि ये फिर ह्यूमन का ही बेबी होगा। एलिफेंट के बेबी को देख के कोई भी बता सकता है कि ये एलिफेंट का बेबी होगा, क्योंकि बेबी अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। इनके बेबीज भी रिजेंबल करेंगे इनके तरह, पर बड़े होने के बाद, बर्थ लेने के तुरंत बाद नहीं। इसलिए इस डेवलपमेंट को हमने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऐसा नाम दिया। और लास्ट में जब रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो ऑलवेज हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं, और हमारा सबसे पहला एग्जांपल है साइकोन। सेकेंड एग्जांपल है स्पॉन्जिला, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जिस भी है, और यूस्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पॉन्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जांपल हो गए ये। तो पोरीफेरा यहाँ पर फाइलम जो है वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए किंगडम के साथ, मतलब कि फाइलम के साथ। नया किंगडम तो वैसे नहीं है, एनिमल किंगडम के साथ ही मिलेंगे। नया किंगडम अभी तक तो मैंने नहीं बनाया, वैसे मैं बना भी नहीं रहा। साइंटिस्ट लगे हुए हैं 6th किंगडम बनाने में। आलगी को शायद 6th किंगडम दे दे तो वो भी खुश हो जाए।
तो वैसे तो ये 5 किंगडम पढ़ के भी परेशान हो गए, तो नया किंगडम कैसे लेके आएंगे। तो छोड़िए, नया किंगडम नहीं लाना है भाई, हम लाएंगे नया फाइलम, नए फाइलम के साथ मिलेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।